हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 39। अभी सबके साथ स्टेशन चला आया। विपिन जी, आराधना, सार्थक और शीतल को दिल्ली जाना था और मोंटी रुचिका को बीकानेर। सभी प्लेटफॉर्म पर पड़ी बेंच पर आ बैठे। विपिन जी उनके पास चले आए और बगल में बैठ गए। विपिन जी काफी उदास थे और खामोश बैठे किसी सोच में डूबे हुए थे। अभी एकटक उन्हें देखता रहा और फिर सामने देखते हुए कहने लगा, मैं समझ सकता हूं नैना को इस हाल में देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने ही उसे रोक कर रखा क्योंकि जितना मैंने आपको समझा है, आप नैना को कभी इस हाल में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो आपसे बहुत प्यार करती है और इसलिए वो नहीं चाहती आप इस दर्द से गुजरे। मैं नैना का ख्याल रखूंगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आप उसके बारे में सोचकर परेशान मत होइए। विपिन जी ने सुना तो अभी की तरफ देखा और कहा, बेटा जी, आपके होते मुझे नैना के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन आज निवि ने नैना से जो कहा, कहीं नैना उस बात को अपने जहन में ना बैठा ले। कभी कभी वो दिखाती नहीं, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चलता है। कहीं वह खुद को अनुराग की मौत का जिम्मेदार न मानने लगी। विपिन जी की बात सुनकर अभी ने उनके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, पापा, निवि ने जो कहा वो सच नहीं है। इस वक्त निवि अनुराग के चले जाने के गम में है और वह होश में नहीं है। नैना बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। और फिर मैं हूं ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ट्रीटमेंट के दौरान वो निवि से दूर रहे और अनुराग की मौत को भूल जाए। अभी की बातें सुनकर विपिन जी ने हामी में सर हिला दिया। अभी उनसे आगे कुछ बात करता इससे पहले ही मोंटी अपने हाथ में 2 कप चाय लेकर वहां चला आया और 1 कप विपिन जी की ओर बढ़ाकर कहा, अंकल, चाय। तुम्हारी ट्रेन कब है? अभी ने कप लेते हुए कहा, 2 घंटे बाद, लेकिन अंकल की ट्रेन बस आने वाली ही है। मोंटी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ट्रेन आने तक मैं यहाँ रुक जाऊंगा। अभी ने चाय का घूंट भर कर कहा, अरे नहीं, तुम परेशान मत हो। नैना को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। इन लोगों के जाने के बाद तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं और रुचिका ट्रेन का इंतजार कर लेंगे। मोंटी ने कहा, इसमें परेशानी की कोई। अभी ने कहना चाहा, लेकिन वह अपनी बात पूरी करता इससे पहले विपिन जी ने कहा, मोंटी सही कह रहा है बेटा जी, आपको घर जाना चाहिए। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने बस आपको यहाँ से वहां भागते देखा है। नैना का ख्याल रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इन सब में अपनी तबीयत खराब कर लेना भी सही नहीं है ना। आप घर जाओ और थोड़ा आराम करो। अंकल सही कह रहे हैं अभी, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, मोंटी ने कहा। अभी ने हामी में गर्दन हिला दी और कहा, ठीक है, आपकी ट्रेन आने के बाद मैं चला जाऊंगा। विपिन जी ने अपनी चाय खत्म की और उठते हुए कहा, तुम दोनों बैठो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। विपिन जी के जाने के बाद मोंटी अवी के बगल में आ बैठा। एक नैना का बेस्ट फ्रेंड था तो दूसरा नैना का हमसफर, और दोनों ही नैना से बहुत प्यार करते थे। अवी को खामोश देखकर मोंटी ने कहा, तुम बहुत लकी हो अवी। मोंटी की बात सुनकर अवी ने उसकी तरफ देखा तो मोंटी ने आके कहा, हाँ, आज मैंने महसूस किया कि नैना तुमसे बहुत प्यार करती है। वो लड़की जो अपने डैड के अलावा किसी दूसरे मर्द को अहमियत तक नहीं देती, आज उस लड़की ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, वो भी तुम्हारे लिए। नैना ने तुम्हें थप्पड़ मारा? अवी ने हैरानी से पूछा। मोंटी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हामी में हिला दी और कहा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो थप्पड़ एक बहुत ही प्यारे रीजन के लिए मारा गया था। क्या रीजन था? अवी ने सहजता से पूछा। उसने मुझसे कहा कि आइंदा से मैं तुम्हें उसके करीब जाने से ना रोकूं। लड़की को सच में तुमसे प्यार हो गया है अवी। मोंटी ने फिर मुस्कुराकर कहा। अवी ने सुना तो मुस्कुराने लगा और सामने देखते हुए कहा, प्यार तो उससे दिल्ली में ही हो गया था, जब मैं उसका पड़ोसी था। वो तो तुम अब भी हो। इनफैक्ट शादी के बाद भी नैना तुम्हें पड़ोसी कहकर ही बुलाती है। तुम्हें अजीब नहीं लगता? मोंटी ने पूछा। नहीं, बल्कि उसके मुंह से ये सुनना बहुत सुकून देता है। मैं पूरी जिंदगी उसके मुंह से ये सुनने के लिए तैयार हूँ, अवी ने प्यार से कहा। मोंटी ने सुना तो साइड में देखते हुए बड़बड़ाया, सिर्फ नैना ही नहीं,
ये भी नैना के प्यार में पागल हो चुका है। तुमने कुछ कहा? अभी ने पूछा। मोंटी अभी की तरफ पलटा और कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमेशा नैना के साथ रहना और उसका ख्याल रखना। जरूर, मैं जरा सार्थक से मिलकर आता हूं, कहते हुए अभी वहां से उठा और चला गया। अभी समर्थ और शीतल से मिला और उन्हें दिल्ली पहुंचाकर फोन करने को कहा। वह आराधना से मिला और उनके पैर छूकर अपना ख्याल रखने को कहा। दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ चुकी थी। विपिंशी, आराधना, सार्थक और शीतल ट्रेन में आ बैठी। ट्रेन चल पड़ी। अभी, मोंटी और रुचिका ने हाथ हिलाते हुए उन्हें अलविदा कहा और वापस बेंच की तरफ चले आए। अभी ने रुचिका और मोंटी को ध्यान से जाने को कहा और फिर खुद भी घर के लिए निकल गया। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। सार्थक का फोन आया था। देर रात तो वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। खाना खा लो, फिर हम दोनों उन्हें स्टेशन लेने चलते हैं। मिस्टर शर्मा ने अपना खाना खत्म करके उठते हुए कहा, वो दोनों बच्चे हैं क्या जो हम उन्हें लेने स्टेशन जाएंगे? जैसे स्टेशन गए थे वैसे आ भी तो सकते हैं, कैब बुक करके। मिस्टर शर्मा ने खाना खाते हुए कहा। मिस्टर शर्मा ने वॉश बेसिन के सामने आकर अपने हाथ धोए और अपनी पत्नी के पास आकर कहा, तुम्हें अचानक से ये क्या हो गया है? बेटा बहू बाहर गए हैं, तब तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। उल्टा तुमने ही खुश होकर उन्हें बाहर घूमने जाने को कहा और अब अचानक से उन दोनों के लिए तुम्हारा बर्ताव बदल गया है। ऐसा आपको लगता है? क्या आपको नहीं दिखता शीतल के बिना मैं अकेले घर में काम करते हुए कितना परेशान होती हूँ? मैंने घूमने जाने को कहा तो उन्हें भी जल्दी लौटने के बारे में सोचना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उन्हें कौन सा फिक्र है? मिस्टर शर्मा ने चिढ़ते हुए कहा। मिस्टर शर्मा उनके बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी और प्यार से कहा, कमाल करती हो भाग्यवान, क्या बहू के आने से पहले तुमने कभी घर के काम नहीं किए? सार्थक जब छोटा था तब मैं कई दिन घर से बाहर रहता था और तुम अकेले ही पूरा घर संभाल लिया करती थी। बहू के आने के बाद आज फिर तुमने कुछ दिन अकेले घर संभाल लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आखिर ये घर भी तो तुम दोनों का ही है। अपने पति की बात सुनकर मिसेस शर्मा को एहसास हुआ कि वे बेवजह शीतल से चिढ़ रही थी, जबकि उनकी चिढ़ की असली वजह तो मिसेस आहूजा थी, जो सबके सामने उन्हें उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। मिसेस शर्मा को खोया देखकर मिस्टर शर्मा ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, आज शीतल आ जाएगी, उसके बाद तुम आराम से अपनी सोसाइटी लीडर के इलेक्शन पर ध्यान देना। मिसेस शर्मा ने सुना तो हैरानी से मिस्टर शर्मा को देखा तो मिस्टर शर्मा ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर प्यार से कहा, अब इतना तो मैं तुम्हें जानता ही हूँ। मिसेस शर्मा ने सुना तो मुस्कुरा उठी और खाना खाने लगी। मिस्टर शर्मा ने उन्हें रोका और कहा, रुको, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। कल तो शीतल और सार्थक होंगे घर में तो खिला नहीं पाऊंगा, वरना बेटा बहू सोचेंगे कि मैं इस उम्र में सठिया गया हूँ। मिस्टर शर्मा ने सुना तो हंसने लगी और उसके बाद मिस्टर शर्मा उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगे। चंडीगढ़, अभी का घर। सबको स्टेशन छोड़ने के बाद अभी घर चला आया। अभी खामोशी से अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी उसका फोन बजा। अभी ने देखा फोन विहान का था। अभी ने फोन स्पीकर पर डाल दिया और कहा, हेलो, हाँ विहान। अभी मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है कि कल सुबह तुम्हें नैना की कीमो के लिए हॉस्पिटल आना है। मेरे सीनियर डॉक्टर से बात हो गई है, तुम्हारे डैड ने उन्हें नैना के लिए हायर किया है। विहान ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं उसे आज ही लेकर आने वाला था, लेकिन। अभी ने कहा, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए सिचुएशन अभी थोड़ी टफ है, सब ठीक हो जाएगा। नैना कैसी है? विहान ने पूछा। वो ठीक है और घर पर ही है। अभी ने कहा, तुम बाहर आए हो क्या? विहान ने पूछा। हाँ, नैना के मॉम डैड और फ्रेंड्स को स्टेशन छोड़कर आया हूँ। नैना नहीं चाहती थी कि वो लोग उसके आसपास रहे और वह कमजोर पड़े। मैं भी घर ही जा रहा हूँ। अभी ने कहा, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। विहान ने कहा, गुड नाइट। अभी ने कहा और फोन काट दिया। विहान का कॉल करते ही अभी का फोन फिर बजा और इस बार फोन उसके दोस्त मृणाल का था। अभी ने फोन स्पीकर पर डाला और कहा, हाँ मृणाल। अभी, कहाँ हो तुम? नैना ने कहा था 2 दिन बाद तुम ऑफिस ज्वाइन कर लोगे। अभी, कहाँ हो तुम? नैना ने कहा था तुम 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन कर लोगे, लेकिन पिछले 3 दिन से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। तुम जानते भी हो कितने ही प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जा चुके हैं, क्योंकि क्लाइंट को तुम्हारे हाथ से बने प्रोजेक्ट चाहिए।
एक एक करके सारे प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो ये कंपनी जल्दी ही बंद हो जाएगी और तुम्हारा स्टूडियो भी। प्रणाल ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अभी जानता था इन दिनों जो हो रहा था उसमें बिजी होने के कारण वह अपने काम से बहुत दूर हो चुका था, जिसका असर उसे अपने स्टूडियो और कंपनी पर साफ देखने को मिल रहा था। उसने एक ठंडी आह भरी और कहा, मृणाल, ये बताओ सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा है? अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड, और उसे कल शाम डेमो के साथ एग्रीमेंट भेजना है। मृणाल ने कहा, ठीक है, तुम एग्रीमेंट तैयार करो और अग्रवाल फाइल की डिटेल्स मुझे भेज दो। मैं आज रात में तुम्हें प्रोजेक्ट की शीट कंप्लीट करके देता हूँ। अवी ने कहा, आर यू श्योर? देखो अभी ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, आज रात तुम इसे पूरा कर लोगे ना? मृणाल ने कहा। हाँ, मुझे डिटेल्स भेजो, अवी ने कहा। ठीक है। ठीक है, मैं कल सुबह घर आता हूँ, मृणाल ने कहा और फोन काट दिया। अवी ने गहरी सांस ली और अपने काम के बारे में सोचने लगा। वह एक तरफ से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसके लिए नैना अब भी सबसे ऊपर थी। अभी घर पहुंचा। सौंदर्या निबी के साथ उसके कमरे में थी और चौधरी साहब हॉल में बैठे थे। अभी उनके सामने आया और कहा, थैंक यू डैड। थैंक यू किस लिए अभी? चौधरी साहब ने कहा, विहान का फोन आया था, उसने बताया आपने नैना के लिए सीनियर डॉक्टर हायर किया है। थैंक यू सो मच। मुझे लगा आज सुबह जो हुआ उसके बाद आप निबी और मॉम को लेकर नैना से नाराज होंगे, लेकिन कहते कहते अभी रुक गया। चौधरी साहब उठे और अभी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेकिन तुम सोचते बहुत हो। नैना और निबी दोनों ही इस घर की बेटियां हैं। मुझे नहीं लगता उन दोनों में किसी तरह का भेदभाव होना चाहिए। इस वक्त दोनों ही तकलीफ से गुजर रही है और मैं नहीं चाहता उन्हें और दर्द हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। निबी ठीक है, तुम्हारी मॉम है उसके पास और नैना ने खाना खा लिया है, वो ऊपर अपने कमरे में है। तुम भी थक गए होंगे, फ्रेश होकर खाना खा लो और आराम करो। चौधरी साहब कहकर वहां से चले गए। अभी के दिल को थोड़ी राहत मिली। उसने मुंह धोया और खाना खाने डाइनिंग की तरफ चला आया। भोला ने उसके लिए खाना लगा दिया और खाना खाकर अभी ऊपर अपने कमरे में चला आया। अभी ने देखा नैना सो चुकी है। उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी जो कि रात के 11 बजा रही थी। अभी सोई हुई नैना के पास आया और साइड में पड़ी चद्दर उसे उड़ाकर उसका सर सहला दिया। नैना गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे अभी के आने का एहसास भी नहीं हुआ। अभी उसी कमरे में बने अपने स्टडी एरिया में आया और लैपटॉप खोलकर मृणाल की भेजी डिटेल्स पर काम करना शुरू कर दिया। अभी अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 2 बज रहे थे। अभी अपने कमरे में काम में बिजी था। गहरी नींद में सोई नैना ने सपने में देखा जैसे वह गहरी खाई में गिरती जा रही है और खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। एक झटके में नैना की आंख खुल गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने बगल में देखा तो पाया कि अभी वहां नहीं है। स्टडी की साइड रोशनी देखकर नैना उठी और उस तरफ चली आई। उसने देखा अभी लैपटॉप पर अपना काम कर रहा है तो नैना ने धीरे से कहा, पड़ोसी। नैना की आवाज से अभी की तंद्रा टूटी और उसने नैना की तरफ देखकर कहा, हाँ नैना। नैना ने कुछ नहीं कहा। वह अभी के पास आई और उसकी गोद में बैठकर अपना सर उसके सीने पर रखकर कहा, मुझे वहां अकेले अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, यहाँ ठीक हो? अभी ने नैना के बालों को समेटकर इधर उधर देखा। टेबल के हैंडल पर लगा रबड़ निकाला और उसके बालों में डाल दिया। नैना ने आंखें मूंदकर कहा। नैना को अपनी गोद में सुलाई अभी थोड़ा आगे खिसका। वह एक हाथ से अपना काम कर रहा था और दूसरे हाथ से नैना का सर सहला रहा था। अभी को खामोश पाकर नैना ने कहा, पड़ोसी, क्या मैं सच में मर जाऊंगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी ने उसका सर अपने सीने से चिपका कर कहा। अभी के कपड़ों से आती खुशबू इस वक्त नैना को बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, इस कमरे की खामोशी मुझे डरा रही है। 1 मिनट, अभी ने कहा और लैपटॉप पर गाना चला दिया। धीमी आवाज में गाना बजने लगा और अभी नैना के सर को सहलाता रहा, जिससे नैना को एक बार फिर नींद आ गई। गाने की लाइंस अभी के कानों में पड़ी। किस तरह जीनेगा
मुझसे ये जहां तुम्हें, तुम ही हो, मैं क्या फिक्र अब हमें, तुम हो मेरे लिए हो तुम यूं, खुद को मैं भूल गया, तुमको मैं जीता हूँ। ओ, ओ, अभी को वह शाम याद आ गई जब वह पहली बार नैना के साथ उसके घर जा रहा था। उसने सोई हुई नैना के ललाट को अपने होठों से छुआ और अपनी बाहों में उसे समेटकर आंखें मूंद ली। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 39। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।